अपने को राजपूत कहते हो। एक गांव में प्रतापनेर गद्दी के राजा भेष बदलकर गए और एक दरवाजे पर पड़े तख्त पर बैठ गए। गांव राजपूतों का कहा जाता था। सभी अपने अपने नाम के आगे सिंह लगाया करते थे। घर के मर्द सभी खेती किसानी और अपने अपने कामों को करने के लिए गांव से बाहर गए थे। कोई भी दरवाजे पर पानी के लिए भी पूछने के लिए नहीं आया। घर की बड़ी बूढ़ी स्त्रियां बाहर निकली और घूंघट से देखकर फिर घर के भीतर चली गईं। दोपहर तक वे जैसे बैठे थे वैसे ही बैठे रहे। दोपहर को घर के मर्द आए और उनसे पहचान निकालने की बात की कि कौन और कहां से आए हैं, क्या काम है आदि बातें की। जब उनकी कोई पहचान नहीं निकली तो उन्होंने भी कोई बात करने की रुचि नहीं ली और अपने अपने अनुसार घर के भीतर ही जाकर भोजन आदि करने के बाद फिर अपने अपने कामों को करने के लिए चले गए। राजा साहब शाम को अपने राज्य की तरफ प्रस्थान कर गए। दूसरे दिन वे उसी गांव के पास वाले गांव में गए। वहां के लोग भी अपने नाम के आगे सिंह लगाया करते थे। वे एक घर के बाहर पड़े तख्त पर जाकर बैठ गए। जैसे ही वे तख्त पर बैठे घर से एक बच्चा निकला और उनके पैर छूकर घर के अंदर वापस चला गया। घर से एक बुजुर्ग स्त्री निकली और एक दरी तथा तकिया लाकर उस तख्त पर बिछा दी। उसने जब तक दरी और तकिया लगाई तब तक वही बच्चा एक प्लेट में मिठाई और पानी लेकर आया। राजा साहब के आगे रखकर सिर नीचे करके खड़ा हो गया। राजा साहब ने प्लेट से एक टुकड़ा मिठाई का उठाया और खाकर पानी पिया और तकिया के सहारे आराम करने की मुद्रा में लेट गए। दोपहर को उस घर के मर्द काम धंधे से वापस आए तो उन्हें तख्त पर लेटा देखकर घर के लोगों को डांटने लगे कि लकड़ी के तख्त पर केवल दरी ही क्यों बिछाई, कोई गद्दा बिछाना चाहिए था। जल्दी से आकर उन्होंने राजा साहब के नीचे गद्दा लगाया और उनके गांव आदि के बारे में कोई बात नहीं पूछकर भोजन के लिए गुहार की कि वे उनके साथ चलकर चौका में भोजन करें। राजा साहब ने उनके साथ चौका में भोजन के लिए पीढ़ा पर बैठ गए और सभी लोगों के सामने भोजन आने का इंतजार किया। जैसे ही सभी लोगों के सामने भोजन की थालियां आ गईं, सभी लोगों ने पहले राजा साहब को भोजन करने के लिए प्रार्थना की। राजा साहब ने भोजन का ग्रास लेकर जैसे ही ग्रहण किया, सभी घर के लोगों ने भोजन करना शुरू कर दिया। राजा साहब को भूख तो नहीं थी, लेकिन जानबूझकर वे काफी समय तक भोजन करते रहे। जब तक उन्होंने भोजन किया तब तक घर के बाकी के मर्द खाना खा चुकने के बाद भी राजा साहब के भोजन को समाप्त करने का इंतजार करने लगे। राजा साहब ने जैसे ही हाथ धोए, घर के बाकी के मर्दों ने भी अपने अपने हाथ धोकर भोजन समाप्त किया। राजा साहब को तंबाकू पान और हुक्का आदि के लिए पूछकर और राजा साहब के मना करने पर उन लोगों ने उनके आने का कारण पूछा कि वे कहां से आए हैं और क्या काम है। राजा साहब ने अपने को गुप्त रखने के बाद बताया कि वे किसी रिश्ते की तलाश में जो उनकी लड़की के लिए मिले, कोई अच्छा घर और वर मिलने के बाद वे उनसे मिलेंगे। इतना कहकर वे अपने राज्य को वापस चले गए। तीसरे दिन राजा साहब फिर से एक गांव में गए और किसी दरवाजे पर जाकर बैठ गए। उस गांव के लोग भी अपने अपने नामों के आगे सिंह लगाया करते थे। जैसे भी जाकर वे तख्त पर बैठे, दरवाजे पर बैठा एक वृद्ध व्यक्ति उनसे सवाल जवाब करने लगा, उनकी पहचान को पूछने लगा, उनकी जाति पांति के बारे में पूछने लगा। राजा साहब ने अपने को छुपाते हुए कहा कि वे जाति से कोरी है। वह वृद्ध हटक कर बोला कि कोरी को हिम्मत कैसे हुई कि वह उनके तख्त पर आकर बैठ गया। राजा साहब उसके दरवाजे से उठकर अपने राज्य को वापस चले गए। उन्होंने जवाब कुछ नहीं दिया। यह तीनों गांव उन्हीं की राज्य में आते थे और राजपूतों की गद्दी होने के कारण उनकी जिम्मेदारी हुआ करती थी कि वे अपने जाति और बिरादरी के लिए हितों के काम करें। कुछ समय बाद उन्होंने उन तीनों गांव के उन्हीं लोगों को बुलाया जिनके दरवाजे पर वे जाकर बैठे थे। उन लोगों ने आकर राजा साहब को देखा तो उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई कि यह आदमी तो उनके घर के दरवाजे पर बैठा था। सभी अपने अपने मन के अनुसार सोचने लगे कि उन्होंने क्या क्या बर्ताव उनके साथ किया था। राजा साहब ने भरी सभा में पहले गांव वाले व्यक्ति को बुलाया और पूछा कि वह अपने नाम के आगे सिंह कैसे लगाने लगा। उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि उसके पूर्वज भी सिंह लगाया करते थे, इसलिए उसने अपने नाम के आगे सिंह लगाना शुरू किया था। भाटों को बुलाकर उस गांव के इतिहास के बारे में पता लगाया गया। उस गांव की पुरानी नींव वास्तव में किसी राजपूत की ही थी, लेकिन राजपूत रानी के मरने के बाद किसी बैडनी को घर में बिठा लेने के कारण जो औलाद पैदा हुई वह बाप के नाम का सिंह तो लगाने लगी, लेकिन राजपूती बाना सही नहीं रख पाई। धीरे धीरे खून के अंदर ठंडक आने लगी और राजपूती का खून को आकर्षित नहीं कर पाया।
फलस्वरूप राजा को बिना किसी भोजन पानी के और मान मनोहार के वापस आना पड़ा। कारण राजपूती खून उन लोगों में होता तो वे अपने खून को पहचान कर गांव रखते। दूसरे गांव में राजा साहब गए थे। उस गांव के लोगों ने बिना किसी पूछताछ के उनकी मान मनोहार की थी। उस गांव की राजपूती प्रथा जैसे पहले थी वैसी ही चली आ रही थी, इसलिए उन लोगों ने जैसा उनके पास था वैसा उनका सत्कार किया। तीसरे गांव में जहां राजा ने अपने को कोरी बताया था, वे लोग वास्तव में बने हुए राजपूत थे और अन्य जाति का होने के कारण पहले ही जाति पांति के बारे में पूछने लगे थे। कहने का तात्पर्य है कि राजपूत केवल सिंग लगाने से नहीं बना जा सकता है। जो राजपूती खून को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है वही सच्चा राजपूत है। अगर राजपूत के घर में कोई बेदनी शादी के बाद आ गई है तो वह पता नहीं किस जाति के खून को घर में लाकर पालने पोषने के बाद सिंग तो लगा देगी, लेकिन जो वास्तविक राजपूती खून है उसे कहां से लेकर आएगी। और आगे चलकर जो संतान होगी वह अपने खून को भूलने लगेगी और दूसरे खूनों की तरफ आकर्षित होकर भटकने लगेगी। तो सभी राजपूत भाइयों, यदि हमारी कहानी अच्छी लगे तो लाइक करे, कमेंट करे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय राजपूताना। कहानी रचयिता सुरेंद्र सन शेखावत। ठिकाना राणावास, जयपुर। तो राजपूत भाइयों, कैसा लगा हमारा वीडियो? यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय राजपूताना। धन्यवाद।